हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। ये हमारा पहला लेक्चर है CSIR इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एसओ पोस्ट के लिए। कैसे ये कोर्स आगे चलेगा पहले मैं बता देता हूँ, किन किन टॉपिक्स पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर्स आएंगे साइंस एंड टेक पे। फिर जो लेक्चर आएंगे वो आएंगे कंटेम्प्रेरी, जो हॉट टॉपिक्स हैं पिछले 3 महीने के, जो न्यूज़ में चल रहे हैं, जिन पे आपका ओपिनियन बनाना ज़रूरी है, चाहे वो IR से हो, चाहे वो इकॉनमी से हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के फील्ड से। तीसरा जो होगा वो आपका CSIR के ऊपर थोड़े लेक्चर होंगे। CSIR का वर्किंग, CSIR के मैकेनिज़्म, स्ट्रक्चर क्या है CSIR का, लैब्स के बारे में और इनिशिएटिव्स। ठीक है, और इसमें ही आपका आ जाएगा कि एसओ की पोस्ट पे क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो उसके ऊपर लेक्चर भी आ जाएगा। फोर्थ जो होगा सबसे लास्ट में होगा आपका बैकग्राउंड। अब लास्ट में इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में आप अपने इंटरव्यू को आप लेके जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। बैकग्राउंड में मतलब आपका एजुकेशन से रिलेटेड वो क्या पूछेंगे, होम स्टेट से रिलेटेड क्या पूछेंगे, आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक हमने पहले चूज़ क्यों किया है, यही समझोगे आप पहले तो CSIR का मैकेनिज़्म समझ पाओगे, इसके इनिशिएटिव समझ पाओगे। मान लो CSIR में कि कोई इनिशिएटिव अगर न्यूज़ में है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके पीछे का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि CSIR आपको पता साइंटिफिक एक्टिविटीज़ पे काम करती है। तो साइंस एंड टेक का बेसिक और जो प्रैक्टिकल पार्ट है, अब डिस्क्रिप्टिव में आपने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में हम ये करेंगे, और एक इन मॉक इंटरव्यू इंक्लूड है। ठीक है, मॉक इंटरव्यू भी जल्दी होना चालू हो जाएंगे, तो एक मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हो। अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो आपको अगर ये पूछ ले कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी से शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निकल एप्लीकेशन, टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स भी आते हैं, और लिविंग प्लस उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि उनके पार्ट्स, सब पार्ट्स, नॉन लिविंग या मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम को जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा न्यूज़ में आ रहा है कि कैंसर डिटेक्ट करने के लिए जो नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए वो बॉडी में नैनो ट्यूब्स डाली जाती हैं, जिनसे कैंसर डिटेक्ट होता है। तो जो नैनो ट्यूब्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक प्रकार है। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये सिंपल सी डेफिनेशन आप बोल देना। अब देखो इंटरव्यू में यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव में तो चलो हम सोचने का टाइम मिलता है, हम 5 मिनट सोच के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पोज ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। वहाँ पे अगर आपने एक बात बोल दी, तो बोलने के बाद उस पर सवाल दागे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस की, टेक की, डेफिनेशन रखना जितनी सिंपल हो, जितनी डेफिनेशन सिंपल होगी उस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस उतने ही कम होंगे। जितने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आप यूज़ करोगे, अब कुछ लोग इंप्रेस करने के लिए भारी भारी वर्ड्स याद तो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो आप याद कर रहे हो अपने रिस्क पे, वो आपको उनके बारे में फिर पता भी होना चाहिए। तो बोलना उतना है जितना हम डिफाइन कर पाएँ। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन यही है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन बायोलॉजिकल सिस्टम का, बायोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग, डेरिवेटिव, मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो भी है सब आ गए। मॉडिफाइड माने जीनोमिक, जो इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं और ये सब। ठीक है,
अब 2024 और 2025 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चीज़ों के लिए स्कीम वो लेके आई, ठीक है। एक तो है आपकी, मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रकार है, ठीक है। तो एक तो बायो मैन्युफैक्चरिंग, एक बायो फाउंड्री। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, ठीक है। दोनों क्या होते हैं? तो बायो मैन्युफैक्चरिंग तो नाम से पता चल रहा है, जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट बनाने में, यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है, समझ आया? यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू मेक अ प्रोडक्ट, ये है बायो मैन्युफैक्चरिंग। बायो फाउंड्री क्या होती है? बायो फाउंड्री एक तरह की जगह होती है जहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऑटोमेशन जुड़ जाता है। यानी बायो मैन्युफैक्चरिंग एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, ये तो आपको पता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये तो समझ में आ गया। अब इस बायो मैन्युफैक्चरिंग में जब मैं ऑटोमेशन भी इंक्लूड कर दूंगा, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑटोमेटिकली बन रहा है, ठीक है, तो वो हो जाती है बायो फाउंड्री। तो बायो फाउंड्री इज़ ए स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी और लेबोरेटरी इक्विप्ड विद ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। समझ आ गया? तो दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूज़ में रखे हैं और बजट में इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, अब कुछ डेटा ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल अगर इंडस्ट्री की बात करें, तो कुछ डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ ले कि ओवरऑल स्टेटस क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, शेयर क्या हो रहा है, तो इंडिया के पास अभी 3% का शेयर है। इंडिया के पास अभी 3% का शेयर है ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, ठीक है। और इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, जो बायो इकोनॉमी सेक्टर भी हम जिसको बोलते हैं, उसने जीडीपी में 2.6% का कंट्रीब्यूशन किया है। अब जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ ये लिख लेना, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नोट देना होता तो नोट्स अपलोड कर देते हैं, आईजीपी चलाना तो फिर दूर की बात होती। बट आईजीपी में क्लासेस के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि पढ़ना क्या है, तो कॉपी और पेन रख के जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहना, ठीक है। दो 2025 तक हमारा टारगेट है कि बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स हैं वो 10,000 स्टार्टअप्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, 10,000 स्टार्टअप्स, ठीक है। तो इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी में शेयर है देश दुनिया भर का वो 3% है। इंडिया की जीडीपी में बायोटेक्नोलॉजी का शेयर 2.6% है। और 2025 तक हमारा टारगेट है कि बायोटेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप्स हैं, जिनको बायोटेक स्टार्टअप्स भी कहते हैं, वो 10,000 पहुँच जाएंगे 2025 तक। समझ आ गया है ना? तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस भी हमें समझने पड़ेंगे कि ये यूज़ कहाँ हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू आपका रहेगा एप्लीकेशन वाले पार्ट में कि बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री को अब यूज़ कहाँ कर सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ अगर, तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकती है, जीन्स सेल थेरेपीज, ठीक है, वैक्सीन, एंटीबॉडीज़, जीन सेल थेरेपीज की जा सकती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ये सब किया जा सकता है, ठीक है। ये तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो गई। फूड इंडस्ट्री में क्या किया जा सकता है? फूड इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। तो
फूड इंडस्ट्री में क्या किया जा सकता है? फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन बनाया जा सकता है, प्रोटीन के सोर्सेस, ठीक है। फर्मेंटेशन हो सकता है, प्रोटीन के सोर्सेज। फर्मेंटेशन आपका मोस्टली यूज़ आता है जैसे वो बायोडीज़ल बनाने में, ठीक है। और जो आपके रिन्यूएबल पेट्रोल अभी बन रहे हैं उनको यूज़ करने में, एथेनॉल वगैरह। तो फर्मेंटेशन का मोस्टली जो यूज़ है वो आपका एथेनॉल बनाने में काम आता है। तो एथेनॉल में, प्रोटीन सोर्सेज में और फर्मेंटेशन में जैसे एल्गी वगैरह इन सब का यूज़ किया जा सकता है, वो हो सकता है। तो फूड इंडस्ट्री नहीं, फर्मेंटेशन का यूज़ आपके ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या यूज़ आएगा इसका? एग्रीकल्चर में क्या यूज़ आएगा बायोटेक्नोलॉजी का? खेती में क्या यूज़ आ सकता है बायोटेक्नोलॉजी का? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? आपको पता है आजकल कुछ ऐसी वैरायटी क्रिएट की जा रही है एग्रीकल्चर में, जैसे राइस की वैरायटी आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। ऐसी वैरायटीज़ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं कन्वेंशनल वैरायटी के। तो वो नई वैरायटी आ कहाँ से रही है, बन कहाँ से रही है? वो बनाया जा रहा है लैब में, वो बनाया जाता है। उनमें जो जीन्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, मॉडिफाइड किए जाते हैं उसके जीन्स, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो बढ़े। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ में आते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ आती है, क्योंकि आप बायोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और उसको टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए इसको बायोटेक कहते हैं। और यही जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये जो पेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में, जो कीड़े होते हैं, जो बीमारियां होती हैं जो फसलों को लग जाती हैं, उनसे खुद को बचा सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में भी, बीपीसी में भी काफ़ी यूज़ में आता है। समझ आ गया? एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में कहाँ ये यूज़ में आएगा? बायोकेमिकल, बायोफ्यूल्स, जैसे एथेनॉल मैंने बोला, बायोडीज़ल मैंने बोला, ठीक है। और बायोप्लास्टिक्स में यूज़ में आ सकता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ में आ सकता है, ठीक है। तो एंजाइम्स में ये सब यूज़ में आ सकते हैं। समझ आ गए? तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, एप्लीकेशन समझ में आ गया, स्टेटस समझ में आ गया, ये बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री क्या होती है ये समझ में आ गया। लेकिन चैलेंजेस क्या है? आज ही पूछ सकते हैं देश भर में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस देश फेस कर रहा है। तो पहला है लैक ऑफ, अब ये ध्यान रखना, इंटरव्यू में यही गड़बड़ी होती है, आपने जो चीज़ बोली उस पर सवाल दाग देते हैं वो लोग। जैसे आपने बोला आज कमी क्या है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है तो भाई इन्वेंशन कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे वर्ड्स ध्यान रखना है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की बजाय बोलना है आपको लैक ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही, तभी तो लैब्स वगैरह हैं, पर वो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वरना वो सामने से आपसे खुद ही पूछ लेंगे फिर किस तरह की टेक्नोलॉजी की कमी है और किस तरह की टेक्नोलॉजी अभी है हमारे पास, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे कि भाई टेक्नोलॉजी कितनी तरह की होती है, तो आप बता नहीं पाओगे। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी कमी, कटिंग एज मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है लाइफ को, हमारे रोज़मर्रा के जीवन को सिग्निफिकेंट लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ। समझ आया? ठीक है। दूसरा जो कमी है वो है हमारे पास ऑटोमेशन नहीं है। हमारे पास साइंटिस्ट है, हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास भाई ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन माने रोबोट्स और एआई का यूज़ हम अभी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। दूसरी जो कमी है वो है रेगुलेशन की। रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, जो रेगुलेशंस हैं हमारे उनमें काफ़ी लूप होल्स हैं और वो रेगुलेशंस अप्लाई भी ढंग से नहीं होते। अब रेगुलेशन कौन बनाता है आपका इन सब के रिगार्डिंग? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, याद रखना, पूछ ले। आपने जैसे रेगुलेशन बोला बोलेंगे तो फिर रेगुलेट कौन करता है बताइए ज़रा, तो आप बोलोगे डीबीटी करता है। डीबीटी बना था 1986 में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये डीबीटी कौन सी मिनिस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। और क्या क्या दिक्कतें हैं बायोटेक्नोलॉजी में? कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज,
कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे चाइना जिस तरीके से ग्रो करता जा रहा है, पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, और चाइना का अगर डोमिनेंस हो गया तो इंडिया का जो सपना है, इंडिया का जो भी शेयर है 3%, वो बढ़ नहीं पाएगा। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में 3% का, वो बढ़ नहीं पाएगा, घट जाएगा। तो चाइना का डोमिनेंस हमें किस तरीके से रोकना पड़ेगा, और वो इसी तरीके से रोका जा सकता है, टेक्नोलॉजी वगैरह करके, कोलैबोरेशन करके। तो वो पढ़ लेते हैं हम कैसे रोका जा सकता है, यानी कि वे फॉरवर्ड, सल्यूशन क्या है इसके, ठीक है। तो सल्यूशन क्या है इसके, सबसे पहले तो क्वाड के साथ हमें मिलके काम करना चाहिए। क्वाड के साथ मिलके हमें काम करना चाहिए। क्वाड में पता है आपको कितनी कंट्रीज़ है? जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले तो क्वाड की कंट्रीज़ देखो, क्योंकि क्वाड जैसी जो फेमस ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनका नाम लिया जा सकता है। इसका नाम इसलिए भी लिया जा सकता है क्योंकि क्वाड ने बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ मिलके बहुत काम किया है, बहुत सारे ग्रुप्स और फोरम्स बनवाए हैं। तो क्वाड के साथ हमें एक बायो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है। एक सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा, ऑटोमेशन हमें करना है। ऑटोमेशन कैसे करेंगे? प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। आज ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है जिसमें प्राइवेट सेक्टर घुस नहीं गया। आप स्पेस देख लो, आप एआई में तो खैर प्राइवेट सेक्टर ही था, और बायोटेक देख लो, कोई भी सेक्टर देख लो, प्राइवेट सेक्टर की मदद से हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना चाहिए। अब लैब्स तो एस्टेब्लिश करनी चाहिए हमें जितनी हो सके। लैब्स भी अभी उतनी नहीं है, CSIR की सफिशिएंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन करो। रेगुलेटरी गाइडलाइंस और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और DBT की जो फंडिंग है वो बढ़ानी चाहिए CSIR के साथ में। CSIR की जो फंडिंग है वो बहुत कम है अभी। CSIR की लैब्स में जो फंडिंग मैकेनिज़्म है वो भी बहुत रिजिड है। तो CSIR की फंडिंग, DBT की फंडिंग बनानी पड़ेगी। उनकी फंडिंग बढ़ाएंगे तो ही रेगुलेटरी गाइडलाइंस अप्लाई हो पाएंगी, और तभी वो क्वालिटी रिसर्च और ट्रेनिंग हो पाएगी, ठीक है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी पे जो हमने अब तक पढ़ा। कल हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे हम कि ओवरऑल आपका जो ये साइंस एंड टेक का पार्ट है डिस्कस करने का, ये 5 से 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। 5 से 10 लेक्चर के बीच में ये साइंस एंड टेक आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो आज ये पहला लेक्चर था। हम धीरे धीरे करके 5 से 10 लेक्चर में पूरा साइंस हम ख़त्म कर लेंगे। अब इंटरव्यू के लिए आपको यही याद रखना है कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करना है, कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे देखें, किसी भी टॉपिक को, कि वो एप्लीकेशन उसका क्या है, आज का क्या स्टेटस है। आज का स्टेटस माने डेटा, कि आज का अपडेटेड डेटा एकदम वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आज हम कर क्या सकते हैं, आज ओवरऑल रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी है, गाइडलाइन कैसी हो रही हैं, तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, और इन सारी चीज़ों को CSIR के साथ रिलेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड अगर बायोटेक का है तो आपको ये पढ़ना ही है। बायोटेक या साइंस का आपका बैकग्राउंड है तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। इवन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा फिर कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते ही कैसे हैं, ओवरऑल जीन्स कैसे चेंज होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी क्रिस्पर कैसे पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। बट साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सिंसियरली देखना पड़ेगा।